बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुजरांवाले में मौजूद हैं और हमारे साथ आज गेस्ट हैं मुबीन आरिफ जट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। भाई, आपने बड़ी एक जानदार पार्लियामेंट में स्पीच की है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नवाज शरीफ के करीबी साथी खुर्रम दस्तगीर साहब को आपने शिकस्त दी, तो आपको कितनी देर टाइम मिला कैंपेन करने का? देखें, इस इलेक्शन की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन थी वो तो पिछले 1.5 साल से जारी थी। जब से रजीम चेंज हुआ उसके बाद से तहरीक इंसाफ सड़कों पे ही है। तहरीक इंसाफ ने जो है वो सड़कों पे रह के अपना मंशूर, अपना बयानिया जो है वो बनाया। उसके बाद जो तकलीफ़ें और सोबतें बर्दाश्त की वो भी कैंपेन का एक हिस्सा थी। तो वक़्त तो तहरीक इंसाफ को जी सर, बड़ा मिला है। इतनी यंग एज में आप एमएनए बने हैं, तो आपने गुजरांवाले के लिए एक बड़ी बाज़ोर आवाज़ उठाई है। आपने जैसे ही असम्बली में तकरीर की है, उससे चंद रोज़ बाद सीएम साहिबा यहाँ पे गुजरांवाले में तशरीफ़ लाई हैं और 18 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर गई हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या वो आपकी स्पीच की वजह से असर हुआ है कि यहाँ उनका वो प्री प्लान था यहाँ पे आना? देखें, तकरीर की वजह से अगर असर हुआ है तो मैं समझता हूँ चलें कुछ ना कुछ तो गुजरांवाला का तकरीर की वजह से अगर भला हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई हमारी आवाज़ जो है वो सुनाई दे जाए। और बाकी रह गए उनके जो प्लान्स हैं या उनके जो ऐलानात हैं, इधर ऐलानात जो है ना वो ऐलानात की हद तक ही रह जाते हैं। और यकीन माने बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ऐलान तो आज कर देते हैं जी मैं इधर 100 अरब रुपए की डेवलपमेंट कराऊंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने कहा जी जो है वो पीएसटीपी के अंदर सिंध में इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 1000 अरब के प्रोजेक्ट दिए और इन्होंने 1000 अरब की प्रोजेक्ट या 800 अरब के केपीके में भी दिए। देखने वाली ये चीज़ होती है कि एडीपी में या पीएसडीपी में उसके लिए फ़ंड्स कितने मुख्तस किए गए। उधर अगर हम सिंध की बात करें तो उधर 80% उन्हें फ़ंड्स भी जो है वो मुहैया कर दिए। और केपीके की अगर बात करें तो उधर 20% फ़ंड्स भी जो है ना उन्होंने टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के मुहैया नहीं किए। ऐलानात से फ़र्क नहीं पड़ता, काम ऑन ग्राउंड जब होना शुरू हो जाए, जब उसके फंड्स आना शुरू हो जाए, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और ये बहुत ऐलानात जो हैं ये ऐलानात की हद तक हैं। ये वाले चीज़ें गुजरांवाले वाले बेचारे जो हैं ये इस तरह के ऐलान जो है हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। आपने बात की थी कि गुजरांवाले में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी हम ट्रैवल करके आए हैं, रास्ते में 2 यूनिवर्सिटियों के हमने सब कैंपस देखे हैं। गिफ्ट यूनिवर्सिटी देखी है और एक हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस देखा है। जबकि हमारा जैसा शहर जो आपकी डिवीज़न के अंदर ही था, गुजरांवाला की हाफिज़ाबाद से हम ट्रैवल करके आए हैं, तो वहाँ पे तो ये भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी है। अच्छा सर, तो आपने तो कहा कि ये बच्चे तो बड़े पीछे रह जाएंगे गुजरांवाला के, तो हमारे बच्चों को क्या होगा जो आपसे भी पीछे रहते हैं? जी बड़ा जुल्म है। मैं कहता हूँ कि कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एक आबादी के तनासब से रिसोर्सेज जो हैं उनकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आपने जैसे गिफ्ट यूनिवर्सिटी की बात की, ये सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और ये जो यूसीपी जो आप देख के आए हैं या जो आप पीछे सब कैंपस की बात करें, यूसीबी भी प्राइवेट है। और वो जो दूसरी है वो पंजाब वाली, वो भी सब कैंपस है। वो भी उधर भी महदूद जो है वो वसाइल हैं और महदूद जो है वो सीटें हैं। और अगर गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट को एज आ होल देखें तो ये बहुत बड़ी आबादी का शहर और पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर इसका शुमार होता है। तो अगर आप नारोवाल के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे आपको 4 यूनिवर्सिटियाँ जो है ना शहर के अंदर नज़र आएगी। अगर अगर हाफिज़ाबाद के साथ ये सलूक हो रहा है तो मैंने तो सारे छोटे शहरों की जो है वो आवाज़ उठाई है। मैं तो कहता हूँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आबादी के तनासब से रिसोर्सेज सूबों को मिलते हैं तो सूबों का भी ये हक बनता है कि वो आबादी के तनासब से वो ज़िलों के अंदर उसका जो है वो मुंतकिल करे। वो नहीं करते, वो सारे पैसे अपने अपने ज़ाती शहरों के अंदर जो हैं वो हुक्मरान जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान अपने ज़ाती शहरों पे फंड्स लगा देते हैं। मुबीन भाई, यहाँ पे तो मोटरवे का भी वो एग्जिट उन्होंने दे दिया है, तो यहाँ पे तो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो किन चीज़ों की कमी है गुजरांवाला में? देखिए सर, गली नाली इसकी ज़रूरत जो है वो भी ज़रूरी है, होनी चाहिए। लेकिन लोगों को तलीम और सेहत जो बुनियादी सहूलतें हैं उनसे महरूम है हमारा जो है वो शहर बड़े अरसे से। एक यहाँ पे सरकारी अस्पताल है, उसकी अभी इन्होंने कहा जी हम अपग्रेडेशन निगरान गवर्नमेंट ने जो है वो शुरू की, वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। और ये सरकारी अस्पताल गुजरांवाला में प्री पार्टीशन से है। और देखें उसके बाद कभी इन्होंने सोचा ही नहीं, क्योंकि नया अस्पताल भी शहर को दे दें, आबादी कितनी बढ़ गई है, अब लोग जो है वो ज़्यादा हो गए हैं और सारी चीज़ें कोई चीज़ मद्देनज़र नहीं रखते। लाहौर के अंदर अब देखें तो बड़े ज़्यादा सरकारी अस्पताल है। मैं नाम लूँ तो मुझे 5-6 तो ज़ुबानी याद है। जनरल है, म्यू है, सर्विसेज है, जिना है, शेख ज़ैद है, ये मुझे 4-5 तो ज़ुबानी यार। इसके अलावा भी बड़े ज़्यादा
वो एक उधर है बेदिया रोड पे केपी, शायद क्या नाम है उसका, गुरकी PKLI, हम उसे इस तरह बेतहाशा है। और हमारे शहर के अंदर देखे कोई एक अस्पताल है, और वो भी मैंने आपको जो सूरत हाल बताई है। अच्छा मुबीन भाई, जैसे आबादी बढ़ रही है पूरे पाकिस्तान की, तो आपने एक बात की थी असम्बली के अंदर फाइलर और नॉन फाइलर की, नॉन फाइलर के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। तो क्या जितनी भी नेशंस ने तरक्की की है वो सारे एक एक बंदा उनका टैक्स देता है, तो क्या अब ये आपका बोलने का मकसद ये था कि लोगों को जो नॉन फाइलर हैं उन्हें रिलीफ दिया जाए, कि आप ये चाहते हैं कि जितने भी नॉन फाइलर हैं उन्हें एक कटघरे में आना चाहिए और उन्हें एहतसाब देना चाहिए कि वो कितना पैसा कमाते हैं हर साल? बिल्कुल, मैं इसकी क्लैरिटी देता हूँ। 2-4 चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर ना, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बड़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, ये इस तरह के टैक्सेस ऐसे हैं जो जब लगते हैं ना तो उसका एक किसी तबके को या एक अमीर को गरीब को बराबर का जो है ना उसका फ़र्क पड़ता है। आपने भी तेल डलवाना है, अमीर आदमी ने भी, गरीब ने भी तेल डलवाना है। कोई भी दूध ख़रीदना है या कोक ख़रीदनी है या बच्चों के लिए कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी है बाज़ार से, बर्तन ख़रीदने हैं, ग्रॉसरी करनी है, बराबर का जो है ना वो गरीब और अमीर को टैक्स है। इनकम टैक्स जो है ना जी, वो हम उसके ऊपर बड़ा पीछे हैं। इनकम टैक्स अगर ये गवर्नमेंट की बात करें तो वो कहता है जी ये दुकान है इतने स्क्वायर फीट की, 10 बाय 10 की फॉर एग्जांपल एक दुकान है, इसके ऊपर हम 2,000 रुपया या 5,000 रुपया या 10,000 रुपया एक फ़िक्स टैक्स लगा देते हैं। मुझे ये बताएं, कोई ऐसी दुकानें भी हैं जो महीने का 5,000 कमाती हैं, और कई ऐसी दुकानें भी हैं जोड़िया बाज़ार के अंदर और शालमी के अंदर जो करोड़ों रुपया जो है वो महीने का कमाती हैं। तो ये गैर मुनसफाना डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ हैं। और नॉन फाइलर की और फाइलर की जिधर मैंने बात की, मैंने उनकी ट्रैवलिंग की बात की, कोई इस तरह की बात की। मैं चाहता हूँ कि जो टैक्स जो बेस है वो ब्रॉडन की जाए, ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया जाए। ये अभी पिछले साल इन्होंने 9,000 अरब की कलेक्शन की है, इस साल इनका टारगेट 13,500 अरब के करीब है। बड़ा मुश्किल है, मैं कहता हूँ इन्होंने छुरियाँ फेर के फिर जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है, वैसे होता नहीं है। और आप यकीन माने ये 13,500 अरब रुपया ये उन लोगों से कलेक्ट करेंगे जिनसे इन्होंने 9,500 किया है। बहादुरी तो इनकी तब है, या इनको अप्रिशिएट तो तब करना चाहिए अगर ये नए लोगों से 5,000 अरब रुपया मजीद या 3,000 रुपया 3,000 अरब कलेक्ट करें जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। अगर आप उन पे मजीद टैक्स का वजन डाल देंगे आपकी इकॉनमी मजीद बैठ जाएगी। आपके ख्याल से कैसे महंगाई कम होगी? सर महंगाई टैक्स हम कलेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे? नहीं, टैक्स मैं जिस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं मैं उसके ऊपर जो है वो मैं तनकीद कर रहा हूँ। मैं टैक्स कलेक्ट करने पे, और अब यकीन करें ये टैक्स कलेक्ट करके हमने क्या कर लेना, ये टैक्स कलेक्ट करके हमने करना क्या, हमारा मकसद क्या है? ये जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं इससे पाकिस्तान के खर्चे पूरे हो जाते हैं, इससे पाकिस्तान के खर्चे मैं मजे की बात बताता हूँ। नहीं ये कि हॉस्पिटल ना ये बजट सारा इससे पूरा हो जाता है। अभी आपका 13,500 अरब टारगेट है टैक्स रेवेन्यू का, 5,500 अरब आपने कलेक्ट करना है नॉन टैक्स रेवेन्यू से, टोटल 18,000 अरब रुपया। 10,000 अरब आपका फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा है, 7,500-8,000 आपने सूबों में तकसीम करने हैं, पैसे पूरे हो गए। आपका मे बी 200-400-500 अरब रुपया इससे बच जाए। असल मसला क्या है, 10,000 अरब रुपए के आपने सूद की पेमेंट्स करनी है जो आपने लोन लिया हुआ। हाँ, अभी मसला क्या है, सूद। दूसरा मसला क्या है, IPPs। 1,200 अरब रुपए की पाकिस्तान ने बिजली इस्तेमाल की है, 4,000 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने IPPs को दिया है। यार इस तरह के ये 2-3 मसले हैं जो पाकिस्तान के बड़े मसले हैं। ये खुद मैं एनर्जी मीटिंग्स के अंदर बैठा हूँ, ये बात मानते हैं कि इमरान खान साहब को मीटिंग में बैठ के अप्रीशिएट करते हैं कि ओदी मेहरबानी उस दे नाल इन्हां IPPs दे नाल रीनैगोशिएट कीते उन्हां दे टर्म्स एंड कंडीशन ते बड़े वड्डा क्रेडिट जांदा इमरान खान नूं। मीटिंग्स 'च बैठ के मनदे न, बाहर आके कहंदे ने हाँ नहीं कुछ नहीं कीता। सर जे कुछ कीता है ते इमरान खान ही कीता है। IPPs ते इन्हां नूं लै के मजीद डुबदियां पईयां आउणगे ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ? मेरा तो ख्याल है जी खान साहब दे उत्ते कोई केस नहीं जे, इद्दत दा एक केस रह गया जेड़ा उन्हां दे उत्ते रह गया। ते इन्हां दा जे वस चले ना जी, जेड़े इस टाइम हुकूमत पे करदे ने, इन्हां दा वस चले ते इमरान खान नूं सारी उम्र ना बाहर आउण देन, लेकिन ਇਹ आवाम नूं निकलना पौना ਉਹਦੇ वास्ते। अदालतां नूं जेड़ा है ਉਹ खलोना पैना है, पाकिस्तानियां नूं खलोना पैना। इमरान खान दा बाहर निकलना पाकिस्तान वास्ते बड़ा जरूरी है।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। IPPs ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਮੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 4 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ। ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਾਰਮਰ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਉਹਦਾ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੇ ਆਊਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਫਸਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਫੇਵਰਟ ਹੌਬੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੌਬੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਫੇਵਰਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲੀਡਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਉਤਰੀ ਏ ਤੇ ਜੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਸਬਕ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵੀਏ ਨਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਐਸਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜੀ ਆਮੀਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।